हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। आज हम क्लास 6 का मैथ्स करेंगे बच्चों। चैप्टर है फ्रैक्शंस। तो उसी चैप्टर को हम कंटिन्यू करेंगे आगे। इसकी एक्सरसाइज 7.3 कर रहे थे, तो उसके कुछ और क्वेश्चंस हम करते हैं। उम्मीद है आपको अभी तक के क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे, सब समझ में आ गए होंगे। अगर कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिए, अभी स्टार्टिंग में ही पूछ लेना। अपना हैंड रेज करके अपना डाउट पूछ सकते हैं। तब तक के लिए हम चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे और स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन। तो बच्चों, ये चैप्टर है आपकी एक्सरसाइज 7.3 चल रही है। इसका 8th क्वेश्चन देखिए। 8वां क्वेश्चन यहाँ पे है, ध्यान से देखेंगे सभी। इस क्वेश्चन को रीड करो पहले। क्या लिखा है? रमेश के पास 20 पेंसिल थी, शीलू के पास 50 पेंसिल और जमाल के पास 80 पेंसिल थी। तो कुल किसके पास कितनी पेंसिल थी, ये यहाँ पे बता दिया गया है। अब बोला गया है कि 4 महीने बीत गए। ठीक है, 4 महीने बाद रमेश ने 10 पेंसिल तथा शीलू ने 25 पेंसिल प्रयोग कर ली हैं और जमाल ने 40 पेंसिल प्रयोग कर ली। तो 4 महीने बाद जो टोटल पेंसिल थी, एक के पास 20, एक के पास 50 और एक के पास 80, उसमें से तीनों ने 10, 25 और 40 पेंसिल रिस्पेक्टिवली यूज कर ली हैं। अब बोला है प्रत्येक ने अपनी पेंसिलों की कौन सी भिन्न प्रयोग कर ली है, ये आपको बताना है। और लास्ट में यह भी पूछा है कि जांच कीजिए कि प्रत्येक ने अपनी पेंसिलों की समान भिन्न प्रयोग की है या नहीं, मतलब क्या इन्होंने बराबर भिन्न यूज की है या नहीं की है, ये आपको पता लगाना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? जो गिवन है वो लिख देंगे। क्या क्या गिवन है? आप लिखेंगे रमेश के पास कुल पेंसिल। रमेश के पास कुल पेंसिल कितनी है? ये है 20। इसी तरह सभी के पास कुल कुछ ना कुछ पेंसिल हैं। जैसे शीलू है, उसके पास तो 50 है कुल पेंसिल, जबकि जमाल है उसके पास कुल पेंसिल है 80। अब इन्होंने 4 महीने बाद कुछ इनकी पेंसिल यूज भी कर दी है उन्होंने अपनी पेंसिल। तो अब आपको पूछा गया है कि भाई प्रत्येक ने अपनी पेंसिलों की कौन सी भिन्न प्रयोग कर दी है। तो मैंने क्या बताया था, जब हम भिन्न लिखते हैं तो नीचे क्या लिखते हैं? टोटल चीज जो होती है वो लिखते हैं, और ऊपर लिखते हैं जो चीज हमसे पूछी गई है या यूज कर ली है। तो पूछी क्या चीज गई है? जो प्रयोग की है। प्रयोग कितनी की है? 4 महीने बाद देखिए रमेश ने 10 पेंसिल, तो रमेश का लिखते हैं हम सबसे पहले। रमेश ने कितने भिन्न प्रयोग कर ली है? जो कुल पेंसिल है वो तो नीचे आ जाएंगी और जो उसने प्रयोग की है वो ऊपर आ जाएगी, मतलब 10/20। ठीक है। इसी तरह अगर हम रमेश के बाद शीलू की बात करते हैं, तो शीलू ने कितनी, उसके बाद कुल पेंसिल कितनी थी? 50, और उसने भिन्न कितनी यूज की है? उसकी 25 पेंसिल यूज की है। तो 25/50 जो है भिन्न उसने यूज की है इसकी। इसके बाद अगर जमाल की बात करें, तो जमाल के पास कुल पेंसिल 80 थी, जिसमें से उसने 40 पेंसिल यूज कर ली, यानी 40/80 है भिन्न। अब अगली चीज हमसे पूछी है कि आपको जांच करनी है कि क्या प्रत्येक ने अपनी पेंसिलों की समान भिन्न इस्तेमाल की थी, प्रयोग की थी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? चेक करने के लिए हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म, सरलतम रूप में कन्वर्ट कर लेंगे। सरलतम रूप में कैसे कन्वर्ट करेंगे? अब देखिए, जो कि 10/20 है, 10/20 है, इसको कैंसिल आउट कर देंगे तो 0 से 0 कैंसिल आउट होगा, 1/2 आ गया। इसी तरह अब 25/50 है, इसको कैंसिल आउट करेंगे, 5 से 5 × 5 25 और 5 × 10 50। फिर 5 से करेंगे तो 5 × 1 = 5 और 5 × 2 = 10।
अब इसी तरह अगर इसकी जांच करेंगे तो 40/80, 0 से 0 कैंसिल आउट, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 1/2। तो आप देख पा रहे होंगे कि सभी 1/2 आ रहे हैं, सभी के सरलतम रूप 1/2 हैं, यानी ये सारी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। पहली बात तो ये, यानी ये सारी तुल्य भिन्न है और सब इक्वल आ रही हैं, बराबर आ रही हैं सरलतम रूप के बाद, इसीलिए आप बोल सकते हैं कि सभी भिन्न इक्विवेलेंट हैं। तो इसको आप नोट डाउन कर लें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम। तो यहाँ पे देखिए क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि तुल्य भिन्नों का मिलान करना है आपको। तुल्य भिन्नों का मिलान करने के लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए आप इनको सरलतम रूप में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? सरलतम रूप में लिखेंगे। तो जब फर्स्ट की बात करते हैं, पहली फ्रैक्शन की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे 250/400 है। 250/400 है, तो इसको आप डिवाइड कर सकते हैं किससे? पहले तो 0 से 0 कैंसिल आउट कर देंगे, कितना बच गया? 25/40, 5 से कैंसिल आउट करेंगे, 5 × 5 25, 5 8 40, तो ये आ गया 5/8। अब 5/8 आपको कहाँ दिख रहा है? 5/8 तो मुझे इस पार्ट में दिख रहा है। तो आप बोल सकते हैं कि भाई ये वाला जो है फर्स्ट, ये डी से मैच करता है। किससे? डी से मैच करता है, तो ये फर्स्ट के साथ। इसी तरह जितने भी भिन्न हैं आपको उनको सिंप्लीफाई करना है, सरलतम रूप में लिखना और फिर उसको मैच करना है। तो इसको नोट डाउन कर लें आप और अगले क्वेश्चंस करें। सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ सारे पार्ट सभी करके मुझे बताएं कि कौन सा पार्ट किसके साथ मैच हो रहा है। शाबाश बच्चों, जल्दी से सॉल्व करो। अपना हैंड रेज करके आप अपना आंसर बता सकते हैं। आप चैट के माध्यम से भी अपना आंसर भेज सकते हैं। सिस्टम के थ्रू अपना आंसर चैट से भी भेज सकते हैं आप, और अपना हैंड रेज भी कर सकते हैं सिस्टम के थ्रू, ताकि हम आपसे कनेक्ट कर पाएं। जल्दी से इसको सॉल्व करो और जल्दी से मुझे आंसर बताओ। चलिए कोई बात नहीं, हम यहाँ पे साथ में सॉल्व कर लेते हैं इनको। सेकेंड पार्ट देखिए, ये है 180/200। अब 0 से 0 तो ऑलरेडी कैंसिल आउट हो चुकी है। क्या बचा? 18/20। 2 से कैंसिल आउट करेंगे तो 2 × 18 और 2 × 20, तो 9/10 यहाँ पे दिख रहा है। तो बताइए ABCDE में से कहां पे आपको ये आंसर दिख रहा है? तो इसको आप मैच कर देंगे ई से। थर्ड पार्ट देखिए, 660/990। 0 से 0 कैंसिल आउट करेंगे, कितना बच जाएगा? 66/99। 3 से अगर कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, ये आ जाएगा। अब इसके बाद 11 से इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं। 11 दूनी 22, 11 तिया 33, तो ये 2/3 आ गया, जो कि 2/3 आपको कहां पे दिखाई दे रहा है? 2/3 ए में दिखाई दे रहा है, तो ये थर्ड हो गया। अब फोर्थ देख लें, 180/360। कैंसिल आउट कर दें। अब देखिए, अगर किसी को 18 का पहाड़ा आता है तो 18 दूनी 36 होता, सीधा 1/2 आ जाएगा। अगर नहीं आता है तो आप धीरे धीरे करके काटते रहिए। 2 × 18 और ये आ जाएगा 2 × 18 36। फिर 3 से कैंसिल आउट करेंगे, 9/18 है ये, 3 तिया 9 और 3 6 18, और फिर 3 से करेंगे, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, 1/2 आ गया। सीधा भी 1/2 आ सकता था, लेकिन अगर आपको पहाड़ा आता होगा तो आप ये चीज कर सकते हैं। अब इसके साथ देखिए 1/2 कहां पे दिख रहा है? सी में, तो ये सी से मैच हो गया। अब क्या बचा? फिफ्थ और बी, तो यानी आप डायरेक्ट फिफ्थ और बी को मैच कर सकते हैं, है ना? ये फिफ्थ के साथ हो गया और ये फोर्थ के साथ। तो आपको मिलान करना था, ये मिलान कर दिया।
कैंसिल आउट करना चाहे तो यहाँ पे कैंसिल आउट भी कर सकते हैं। ये आ गया 11 दूनी 22 और 11 पंचे 55, तो ये 2/5 ही आ जाएगा। देखिए ये 2/5 वेरीफाई भी कर सकते हैं इसको, आप नोट डाउन कर लो इसको आप। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे हम, अगला टॉपिक करेंगे पहले। तो देखिए जो अगला टॉपिक है वो है समान भिन्न। समान भिन्न क्या होती हैं, या फिर इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं लाइक फ्रैक्शंस। लाइक फ्रैक्शंस कौन से हुए? अब मैं कुछ फ्रैक्शंस लिखता हूं एग्जांपल के तौर पे। 1/15, 2/15, 3/15, 17/15। ये सब क्या है? ये लाइक फ्रैक्शंस हैं। अब बच्चों लाइक फ्रैक्शंस होते क्या हैं, ये चीज आप यहाँ पे ध्यान से समझेंगे। तो जो लाइक फ्रैक्शंस होते हैं वो उन सब के डिनोमिनेटर्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। क्या होते हैं? इक्वल होते हैं, यानी कि इन सब के हर बराबर होते हैं। जिसके हर बराबर होते हैं उसको आप क्या बोलेंगे? उसको आप समान भिन्न लाइक फ्रैक्शंस बोल सकते हैं। हर मतलब डिनोमिनेटर। तो ये होती हैं लाइक फ्रैक्शंस, समान भिन्न। इसको नोट डाउन करो। तो कोई भी फ्रैक्शन हो, कोई भी भिन्न हो, जिनके डिनोमिनेटर इक्वल होंगे उनको आप क्या बोलेंगे? लाइक फ्रैक्शंस आप बोल सकते हैं। ठीक है। अब इसी की तरह एक चीज और आती है, इसको हम बोलते हैं असमान भिन्न, यानी अनलाइक फ्रैक्शन। अब अनलाइक फ्रैक्शंस क्या होते हैं? इसका बिल्कुल उल्टा होता है, ऑपोजिट होता है। अनलाइक फ्रैक्शन वो होते हैं जैसे 1/15, 1/17, 2/18, 2 यहाँ पे आप लिखेंगे 19। तो इस तरह से देख सकते हैं कि सबके डिनोमिनेटर अलग अलग हैं। जिनके हर समान ना हो उनको आप बोलते हैं अनलाइक फ्रैक्शन, यानी असमान भिन्न। ठीक है, ये आप नोट डाउन कर लेंगे। अब यहां से एक बहुत ही सिंपल चीज आती है, बहुत ही इजी चीज आती है। वापस से हम अगर चलते हैं समान फ्रैक्शन पे, तो अगर आपसे पूछा जाए कि भाई कोई दो भिन्न है, जैसे मैं आपसे पूछता हूं कि 1/5 है और 2/5 है। 1/5 और 2/5 में से कौन सा बड़ा है और कौन सा फ्रैक्शन छोटा है, ये कैसे पता लगाएंगे? तो कंपेयर करने के लिए सबसे पहले आप देखेंगे कि तुलना करेंगे दो भिन्नों की, तो सबसे पहले ये देखेंगे कि भाई दोनों के हर बराबर हैं या नहीं। हर को चेक करेंगे। अगर दोनों के हर इक्वल हैं तो फिर हम क्या करेंगे? अंश को देखेंगे, न्यूमरेटर को देखेंगे, और जिसका न्यूमरेटर छोटा होगा वही भिन्न हमारा छोटा होगा, जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वो भिन्न बड़ा हो जाएगा। बस इतना सिंपल है ये, कि हमें सिर्फ ये चेक करना है कि क्या इनके हर बराबर हैं। अगर हर बराबर हैं तो फिर अंश को चेक करेंगे, और अंश जिसका भी छोटा होगा वो भिन्न छोटा हो जाएगा। सिंपल है। तो इस तरह से आप इसको कंपेयर कर सकते हैं, दो फ्रैक्शंस को चेक कर सकते हैं। नोट डाउन कर लो इसको। अब सीधा क्वेश्चंस पे चलते हैं हम। क्वेश्चन देखिए, ये एक्सरसाइज 7.4 का फर्स्ट क्वेश्चन होने वाला है, और यहां पे आपसे बोला जाता है कि प्रत्येक चित्र के लिए भिन्नों को लिखिए, भिन्नों के बीच में सही चिन्ह का प्रयोग करते हुए उन्हें आरोही और अवरोही क्रमों में व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको बोला गया है कि भाई जो चित्र है उनसे भिन्न लिखना। ये सबको आता है। जैसे पहला, अगर आपके पास चित्र देखेंगे, सामने है चित्र स्क्रीन पे, तो यहाँ पे देखेंगे तो आप इसकी भिन्न किस तरह से लिखेंगे। काफी सारे क्वेश्चन कर चुके हैं इसके आधार पे। हम टोटल पार्ट देखेंगे, टोटल हिस्से कितने हैं बनाए गए हैं एक सर्कल के।
तो अगर टोटल हिस्से काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 कुल हिस्से हैं 8, जिसमें से जो रंग दिए गए हैं शेडेड पोर्शन कितने हैं, सिर्फ 3, तो ये हो गया 3/8। इसी तरह अगर दूसरे सर्कल की बात करें तो उसमें भी कुल हिस्से कितने हैं, 8 हैं। तीसरे में भी कुल हिस्से 8 हैं और चौथे में भी। सब में टोटल पार्ट तो 8 हैं, लेकिन जो रंग दिए गए हैं वो अलग अलग हैं। दूसरे में कलर्ड कितने हैं, 6 हैं। तीसरे में कलर्ड कितने हैं, 1 2 3 4 हैं। और चौथे में कलर्ड सिर्फ 1 है। इनको आप पहले तो आरोही क्रम में और फिर अवरोही क्रम में लिखेंगे। आरोही क्रम क्या होता है और अवरोही क्रम क्या होता है ये हम चेक करेंगे। तो देखिए आरोही क्रम क्या होता है, आरोही यानी असेंडिंग, असेंडिंग ऑर्डर। आरोही क्रम मीन्स असेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर में इसको कैसे लिख सकते हैं आप, असेंडिंग ऑर्डर यानी बढ़ते क्रम में। बढ़ते क्रम क्या होता है कि पहले सबसे छोटा आएगा, फिर सबसे उससे बड़ा आएगा, फिर उससे बड़ा आएगा और फिर उससे बड़ा होगा 4/8 और फिर आएगा सबसे बड़ा जो इनमें है 6/8। तो ये हो गया आरोही क्रम यानी असेंडिंग ऑर्डर। तो हमने ये कैसे लिख दिया, अभी जो मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताया था कि सबसे पहले हम चेक करेंगे क्या इनके हर इक्वल हैं, डिनोमिनेटर इक्वल हैं। अगर डिनोमिनेटर इक्वल हुए तो आप बोल सकते हैं कि जिसका न्यूमरेटर सबसे छोटा होगा वो सबसे छोटी भिन्न होगी, फिर उसके बाद उससे बड़ा है तो ये इससे बड़ी होगी, जिसका न्यूमरेटर इससे भी बड़ा है तो वो इससे भी बड़ी भिन्न होगी, और ये सबसे बड़ी भिन्न होगी क्योंकि इसका न्यूमरेटर सबसे बड़ा है। अब इनको अगर आप लिखते हैं सिंप्लीफाइड फॉर्म में तो पता लगा पाना थोड़ा मुश्किल है। पहले हम अवरोही क्रम में इसको लिख लेते हैं। अवरोही क्रम में इसको लिखेंगे यानी डिसेंडिंग ऑर्डर हम इसको बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे बड़ा सबसे पहले लिखेंगे, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा और फिर सबसे छोटा, मतलब ये इसका उल्टा हो गया। अब देखिए अगर मैं इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखूं तो 4 एकम 4 4 दूनी 8, ये हो जाएगा 1/2 सरलतम रूप और इसका हो जाएगा 3/4 सरलतम रूप। तो इसमें से अगर आपको बोला जाए कि 3/8, 3/4, 1/2 और 1/8 में से बड़ा कौन सा है, छोटा कौन सा है, यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए जो सबसे छोटा होगा वो 1/8 ही रहेगा, फिर इससे बड़ा क्या होने वाला है, इससे बड़ा होने वाला है हमारे पास 3/8 और इससे बड़ा होने वाला है हमारे पास 1/2 और फिर 3/4। तो ये देखने में थोड़ा आपको मुश्किल लग रहा होगा और थोड़ा अलग लग रहा होगा। तो इसके लिए एक और कॉन्सेप्ट आता है बच्चों। देखिए इन दोनों का हर सेम है, अगर हम इन चारों का हर सेम करेंगे तो हम इजीली पता लगा सकते हैं कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, सिर्फ न्यूमरेटर को चेक करके। इसीलिए अगर जिनके हर बराबर नहीं होते, अनलाइक फ्रैक्शंस होते हैं, तो उनमें हम क्या करते हैं, उनके डिनोमिनेटर को बराबर करने की कोशिश करेंगे। ये आगे आने वाले क्वेश्चंस में आप सीखेंगे, इसको आप नोट डाउन कर लें। तो स्टूडेंट्स आज जो हमने क्वेश्चंस किए हैं उम्मीद है सभी आपको समझ में आए होंगे अच्छे से, और लाइक और अनलाइक फ्रैक्शंस का कॉन्सेप्ट भी आप अच्छे से समझ के रखना क्योंकि अगली एक्सरसाइज इसी के आधार पे आप करने वाले हैं। तो जो क्वेश्चंस आज किए हैं उनको घर पे जरूर रिवाइज करें। इसी के साथ आज का सेशन हम खत्म करते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।